So very good morning students and welcome back again to the video lecture in Power System 2 Rajasthan Technical University syllabus, and till now we have covered unit number 4, the automatic generation and control, under which we have covered load frequency control and AVR. Also we have covered stability constraint in synchronous grids and power flow analysis, and in the previous lectures we also covered power system economics and management. And in the last class we have covered the automatic voltage regulator. तो ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर सेंस करता था रिएक्टिव पावर को, एंड दैट रिएक्टिव पावर इज actually controlling the voltage of the generator. Right now the topic for today's video lecture is voltage control, and आज हमें देखना है कि by what means voltage is controlled in the power system. ठीक है, तो सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन जो हमने लोड फ्लो से निकाला था वो ये था कि जो चेंज इन रिएक्टिव पावर है ना, यानी कि डेल्टा क्यू, इट डिपेंड्स अपॉन चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ द वोल्टेज ऑफ द बस, है ना। तो यहाँ पे ये दोनों चीज़ें इंटर रिलेटेड हैं, लाइक कि जो भी रिएक्टिव पावर चेंज होनी है किसी भी बस पे, उसके कारण वोल्टेज वहाँ पे चेंज होती है। तो कहने का मतलब है कि व्हेन देयर इज एनी चेंज इन द वोल्टेज, है ना, कोई भी चेंज है अगर वोल्टेज में, तो रिएक्टिव पावर डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो चेंज होता है या रीडिस्ट्रीब्यूशन रिएक्टिव पावर का होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिपेंडेंसी देख लेते हैं कि रिएक्टिव पावर पर किस तरीके से वोल्टेज डिपेंड करेगी हमारी रिसीविंग एंड। तो यहाँ पे इन दिस डायग्राम एक जनरेटर है और सेंडिंग एंड से Vs वोल्टेज इज द सेंडिंग एंड वोल्टेज, जो आप V मान सकते हो कि फॉर सिंप्लीफिकेशन हमने इसको मान लिया V, एंड वी आर रिसीविंग एंड वोल्टेज इज V डैश, और जो लाइन की रिएक्टेंस है दैट इज Jx, और ये जो भी रिएक्टेंस यहाँ पे है दिस इज ऑल इंडक्टिव रिएक्टेंस, है ना। तो लाइन इज हैविंग इंडक्टिव रिएक्टेंस फर्स्ट। तो अगर मैं बोलूँ कि अगर आपको फाइंड आउट करना है कि व्हाट विल बी वी आर या फिर सिंपली वी डैश, तो यहाँ पे जो वी डैश होगा वो आप क्विकली इस पे एक इक्वेशन लगा के फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो इक्वेशन है वो कुछ ऐसी है कि V इज इक्वल टू V डैश प्लस इफ दिस करंट इज हैविंग ऑन द लाइन, तो I J X हम इस तरीके से लिख सकते हैं। और अब हम बात कर रहे हैं कि रिएक्टिव पावर की, तो ये जो ट्रांसमिशन लाइन है यहाँ पे वो ट्रांसफर कर रही है P प्लस जे क्यू रिएक्टिव पावर। ठीक है, तो P प्लस जे क्यू जो पावर है वो इस लाइन के थ्रू ट्रांसफर हो रही है टुवर्ड्स द रिसीविंग एंड। ठीक है, तो सेंडिंग एंड से रिसीविंग एंड की तरफ जो पावर ट्रांसफर है कितना है P प्लस जे क्यू। सो ड्यू टू दिस लोड की वजह से पावर सिस्टम में जो रिसीविंग एंड पर वोल्टेज है वो रिड्यूस करती है। वोल्टेज का जो मैग्नीट्यूड है इनिशियली, ठीक है, यानी कि सेंडिंग एंड वोल्टेज और रिसीविंग एंड का मैग्नीट्यूड उसको बराबर रखा जाता है ना, और उसमें बहुत ही कम अंतर आता है। बट ड्यू टू लाइन रिएक्टेंस और लाइन की स्मॉल रेसिस्टेंस की वजह से there will be some difference in the voltage magnitude, but mostly it is common in magnitude. There is
चेंज इन द एंगल, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम अभी फिलहाल मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, ठीक है। और उस फेज फेज होने की वजह से, एक फेज डिफरेंस होने की वजह से इन मैग्नीट्यूड ऑफ द वोल्टेज एंड फेज एंगल ऑफ वोल्टेज एट सेंडिंग एंड एंड रिसीविंग एंड पे हम जनरली मैग्नीट्यूड और एंगल 0 मानते हैं, और सेंडिंग एंड पे वी एंगल डेल्टा मानते हैं। तो जो डेल्टा एंगल है उसकी वजह से देर इज फ्लो ऑफ पावर, ठीक है। या हम कह सकते हैं कि करंट फ्लो करती है इन द ट्रांसमिशन लाइन। तो यहाँ पे जो भी कॉम्प्लेक्स पावर है S, इट इज गिवन बाय P प्लस JQ विच इज इक्वल टू V सेंडिंग एंड, ओके। तो ये जो पावर है, ये कौन सी पावर है, जो कि सेंड हो रही है, ठीक है। तो अभी हम सेंडिंग एंड पावर की बात कर रहे हैं, P प्लस JQ जो है V स्टार। तो ये आप ऐसे लिख सकते हो, P माइनस JQ जो होगा V स्टार I। मैंने ऐसे क्यों किया, क्योंकि मुझे यहाँ से क्या चाहिए था, I। तो मैंने यहाँ से I फाइंड आउट किया, होगा P माइनस JQ डिवाइडेड बाय V स्टार। सो V इज इक्वल टू V डैश प्लस P माइनस JQ डिवाइडेड बाय V स्टार JX। अभी फॉर सिंप्लीफिकेशन हम ये मान के चलते हैं कि जो मैग्नेट एंगल है वो यहाँ पे दैट इज 0 डिग्री, ठीक है। एंड तो ये जो V स्टार है वो V के बराबर हो जाएगा, ठीक है। देयरफॉर V इज इक्वल टू V डैश प्लस JPX V प्लस QX V। सो यहाँ पे अगर मैं V डैश निकालना चाहता हूँ, ठीक है, यानी कि रिसीविंग एंड पावर, रिसीविंग एंड वोल्टेज, सॉरी रिसीविंग एंड वोल्टेज V डैश, तो वो होगी V माइनस QX बाय V माइनस JPX बाय V। तो इस फॉर्मूले में आप देख सकते हो कि जो वोल्टेज आई है, ये वोल्टेज हमारी रिसीविंग एंड वोल्टेज, वो वोल्टेज जो है उसमें उसके रियल पार्ट में कुछ ड्रॉप आ रहा है ड्यू टू Q, है ना। यहाँ पे ये आप Q फैक्टर देख सकते हो। तो इस Q की वजह से यहाँ पे कुछ ड्रॉप आ रहा है। तो रिसीविंग एंड वोल्टेज जो भी V डैश है वो अपनी ओरिजिनल मैग्नीट्यूड V से उसका मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा बाय अ फैक्टर V ड्रॉप, ठीक है। तो यहाँ पे हम V ड्रॉप लिख लेते हैं डायरेक्ट, V ड्रॉप इज इक्वल टू QX बाय V, ओके। तो ये आपका जो V ड्रॉप है, इतनी वोल्टेज आपकी ड्रॉप हो जाएगी जब X रिएक्टेंस है लाइन की, और हमें डिलीवर करनी है Q अमाउंट ऑफ रिएक्टिव पावर टू द लोड, ठीक है। तो इसको जरा क्विकली हम इस तरीके से समझ लेते हैं। देयर इज वन एग्जाम्पल कि हमारे पास एक फीडर है, और ये फीडर दिस फीडर इज having or supplying load एक फीडर है जो सप्लाई करता है लोड, और
रिएक्टिव पावर वो कितनी सप्लाई करता है, लेट्स से 0.3 per units with reactance of 0.2 per unit to and the magnitude of voltage of sending end is 1.2 per units। ठीक है, तो एक फीडर है जो सप्लाई कर रहा है लोड, रिएक्टिव पावर है 0.3 पर यूनिट, रिएक्टेंस है 0.2 पर यूनिट, एंड जो मैग्नीट्यूड है वोल्टेज का ऑफ द सेंडिंग एंड इज 1.2 पर यूनिट। तो यहाँ से आप क्विकली फाइंड आउट कर सकते हो, आपको निकालना क्या है वी ड्रॉप। ये आपको कैलकुलेट करना है कि कितनी वोल्टेज ड्रॉप आएगी इन द फीडर। ठीक है, अगर सेंडिंग एंड वोल्टेज कितनी है 1.2 पर यूनिट, तो सिंपल फॉर्मूला है वी ड्रॉप के लिए, वी ड्रॉप इज इक्वल टू क्यू एक्स बाई वी। आप सीधा सिंपली यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हो। ठीक है, रिएक्टिव पावर 0.3 सप्लाई करनी है, रिएक्टेंस 0.2 है और वी इज 1.2, तो सिंपली 0.6 डिवाइडेड बाई 1.2, तो 0.5 पर यूनिट। तो वोल्टेज ड्रॉप कितना हो गया 0.5 पर यूनिट। तो रिसीविंग एंड पे 1.2 माइनस 0.5 पर यूनिट, यानी कि 0.7 पर यूनिट वोल्टेज आपको मिलेगी। ठीक है, नाउ अब हमने देख लिया कि जो वोल्टेज है वो डिपेंड कर रही है हमारी रिएक्टिव पावर पे। इस पे यहाँ से देख सकते हैं कि जो वोल्टेज में ड्रॉप आ रहा है वो भी रिएक्टिव पावर की वजह से ही आ रहा है, यानी कि जो रिसीविंग एंड पे जो वोल्टेज है वो एक्चुअली में ज़्यादा इफेक्ट उस पर किसका पड़ रहा है, रिएक्टिव पावर का पड़ रहा है। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, टू कंट्रोल द वोल्टेज हमें रिएक्टिव पावर सपोर्ट देना पड़ेगा। ठीक है, तो इन सिंपल टर्म्स वोल्टेज कंट्रोल जब भी हमें करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, बाय रिएक्टिव पावर सपोर्ट। ठीक है, तो रिएक्टिव पावर सपोर्ट हमें देना पड़ेगा लाइन पे, और रिएक्टिव पावर सपोर्ट देने से पावर जो है हम वोल्टेज जो है वो कंट्रोल कर पाएंगे। ठीक है, तो एक बार हम इसको इन डिटेल देख लेते हैं कि व्हाट आर द मेथड्स ऑफ वोल्टेज कंट्रोल। ठीक है, तो इसके अंदर रिएक्टिव पावर कंट्रोल के अंदर आपके कुछ अब मेथड्स हैं। ठीक है, जैसे कि आप रिएक्टिव पावर सपोर्ट आप दे सकते हो यूजिंग शंट कैपेसिटर्स, सेकंड सीरीज कैपेसिटर, थर्ड आप यूज कर सकते हो सिंक्रोनस कंडेंसर्स, फोर्थ आप दे सकते हो यूजिंग टैप चेंजिंग ट्रांसफॉर्मर्स, फोर्थ आप दे सकते हो बूस्टर ट्रांसफॉर्मर, और फेज शिफ्टर और फेज एडवांसर्स। ये सारे मेथड्स हैं ऑफ कंट्रोलिंग द वोल्टेज, और कुछ मेथड्स आपने ऑलरेडी, जैसे कि शंट कैपेसिटर और पावर फैक्टर आपने ऑलरेडी पढ़ लिया। लेट्स स्टार्ट विद शंट कैपेसिटर।
शंट कैपेसिटर्स ऑलवेज प्रोवाइडेड एट द रिसीविंग एंड। ओके, तो यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखनी है, दे आर कनेक्टेड टू द बस बार नियर द लोड एंड। तो लोड एंड पे हमेशा शंट कैपेसिटिव सपोर्ट दिया जाता है एंड मे बी एट इंटरमीडिएट लोकेशन ऑफ द लाइन। तो दिस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कनेक्ट किए जाते हैं ये एट द लोड एंड। ठीक है, इनके द्वारा जो रिएक्टिव पावर सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है शंट कैपेसिटर्स के द्वारा, इस ये जो रिएक्टिव पावर सिस्टम में इंजेक्ट करेंगे, दैट इज आप कह सकते हो कि जो वोल्टेज बूस्ट इनसे मिलेगा, रिएक्टिव पावर सपोर्ट देने के बाद जो भी वोल्टेज बूस्ट हमें मिलेगा, दैट इज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द ट्रांसमिशन लाइन। सो voltage boost by shunt capacitive reactive power support is evenly distributed over line length। ठीक है, सी जो इनके द्वारा जो भी रिएक्टिव पावर सपोर्ट दिया जाएगा, इट इज प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज स्क्वायर। ओके, तो जब भी सिस्टम में वोल्टेज कम हो रही है तो जो भी वोल्टेज रहेगी सिस्टम में, उसी के अनुसार ये अपनी रिएक्टिव पावर सिस्टम में इंजेक्ट करते हैं। ओके, तो द इंजेक्टेड रिएक्टिव पावर बाय शंट कैपेसिटर्स is proportional to the voltage or square of the voltage। ठीक है, तो ये थर्ड पॉइंट हो गया कि रिएक्टिव पावर इज प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज स्क्वायर। ठीक है, और यही इसमें जो फायदे हैं वो एक तो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो भी वोल्टेज सपोर्ट ये प्रोवाइड करते हैं, दैट इज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द लेंथ ऑफ द लाइन। ठीक है, सेकंड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये इनसे रिलेटेड ये भी है कि ये रिएक्टिव पावर सपोर्ट के साथ साथ यहाँ पे पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट करते हैं सिस्टम में, एंड पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट के साथ साथ लाइन का जो करंट होता है उसको रिड्यूस करते हैं ना। तो लाइन करंट रिड्यूसेस, दैट्स वाई जो लॉसेस हैं लाइन के वो रिड्यूस हो जाते हैं। सो लाइन करंट along with आप कह सकते हो कि लाइन करंट along with लाइन लॉसेस रिड्यूसेस। ठीक है, तो ये शंट कैपेसिटर्स के फायदे हो गए, और इसमें जो नुकसान है वो इसके इस पॉइंट से ही निकल करके आ जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट जो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि रिएक्टिव पावर जो भी ये प्रोवाइड करेंगे, इट इज प्रोपोर्शनल टू द वी स्क्वायर। तो कहने का मतलब है अगर वोल्टेज हमारी रिड्यूस हो गई तो ये तो कम रिएक्टिव पावर इंजेक्ट करेंगे। ठीक है,
तो यही इनका एक डिसएडवांटेज है कि जो भी रिएक्टिव पावर ये प्रोवाइड करते हैं वो दैट इज़ प्रोपोर्शनल टू द वी स्क्वायर। तो इस वजह से जब भी हमारे सिस्टम की वोल्टेज डाउन जाती है, तो कहने का मतलब है जब भी हमें इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है उसी समय ये हमें फेल कर देते हैं। ठीक है, तो वोल्टेज मैग्नीट्यूड जब भी फॉल करेगा, वार्स प्रोड्यूस बाय शंट कैपेसिटर ऑल्सो फॉल। ठीक है, तो ये एक डिसएडवांटेज यहाँ पे आप कह सकते हो, और हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि रिएक्टिव पावर सपोर्ट ये देंगे, लेकिन अप टू दैट लिमिट ये प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो दिस इज आवर इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ई पॉइंट। इफ वोल्टेज मैग्नीट्यूड फॉल्स, reactive power delivered by shunt capacitors also reduces। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे हमारे पास निकल के आ गया कि शंट जो कैपेसिटर है उनकी पावर रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, एक एग्जांपल इसको समझने के लिए हम देख लेते हैं। लेट्स से कि हमारे पास 33 kV सबस्टेशन है। ठीक है, और ये जो भी हम शंट कैपेसिटर्स की बात कर रहे हैं, ये हमेशा इसको हम कनेक्ट करते हैं अबव 33 kV सबस्टेशन से फॉर वोल्टेज कंट्रोल। ठीक है, जब भी हमें वोल्टेज कंट्रोल के लिए शंट कैपेसिटर्स को कनेक्ट करना है तो अबव 33 kV सबस्टेशन पे ये कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम एक एग्जांपल लेते हैं कि 33 kV का सबस्टेशन है, और ये 33 kV का जो सबस्टेशन है हमारे पास, यहाँ पर एक रेटेड कैपेसिटी का शंट कैपेसिटर बैंक इंस्टॉल्ड है। ठीक है, एज कैपेसिटर बैंक with rated capacity of 5 MVAR। तो 5 MVAR रिएक्टिव पावर सप्लाई करेगा ये कैपेसिटर बैंक जो कि इंस्टॉल्ड है 33 kV सबस्टेशन पे यहाँ पे। ठीक है, तो अब हमें निकालना है कि जो बस की जो वोल्टेज है वो अगर ड्रॉप हो जाती है, इफ बस वोल्टेज drops to 30 kV, then what will be the value of reactive power supplied by the capacitor bank। कर सकते हो आप लोग? अमित, महेश, अभिषेक, सुरवीर? बहुत सिंपल प्रॉब्लम है। ठीक है, तो यहाँ पे 33 kV का सबस्टेशन है जो डिलीवर कर रहा है कितनी पावर, जिस पर एक कैपेसिटर बैंक इंस्टॉल्ड है जो कि 5 MVAR का सपोर्ट देता है ना, 33 kV सबस्टेशन पे। तो यहाँ पे दो चीज़ें आपको गिवन है, और 30 kV पे रिएक्टिव पावर कितनी होगी ये आपको निकालना है। ठीक है, तो दिस इज जस्ट लाइक अ एप्टीट्यूड क्वेश्चन है ना, जिसपे एक रिलेशन बस आपको पता है। रिलेशन क्या है, जो भी रिएक्टिव पावर सपोर्ट होगा कैपेसिटर बैंक का, इट इज प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर। ठीक है, तो यूजिंग दिस फाइंड आउट द आंसर क्विकली, है ना, 2 minutes।
हो गया। हो गया। फाइंड आउट किया। सुरभि, अभिषेक, महेश, तो यहाँ पे दिस क्वेश्चन इज वेरी सिंपल एंड यहाँ पे हमारे पास डायरेक्ट रिलेशन है कि 5 MVAR प्रोपोर्शनल है 33। हम यूनिट्स को इंटैक्ट रख लेते हैं यहाँ पे। किलो वोल्ट स्क्वायर के, तो रिएक्टिव पावर कितनी होगी? वेल, वोल्टेज इज 30 किलो वोल्ट स्क्वायर। आपको कुछ नहीं करना है, दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देना है, ठीक है। सो QC वो आ जाएगा हमारे पास 30 kV डिवाइडेड बाय 33 kV स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 5 MVAR, ठीक है। इसको आप लोग सॉल्व कर लेना एंड जो आंसर आएगा वो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ। 4.132 MVAR, ठीक है। तो आपने यहाँ पे देख लिया कि जब वोल्टेज हमारी क्या होगी, बस वोल्टेज ड्रॉप हुई 30 kV, तो हमें रिएक्टिव पावर ज़्यादा चाहिए थी, लेकिन इनसे जो प्रोवाइडेड रिएक्टिव पावर हमें मिल रही है वो एक्चुअली और कम हो गई है, ठीक है। तो हमें और एक्स्ट्रा सपोर्ट चाहिए होगा टू मेंटेन द वोल्टेज, ठीक है। तो अभी हमारा पर्पज़ यहाँ पे पूरा नहीं हो रहा है। हाउएवर फॉर स्मॉल वोल्टेज बूस्ट दे कैन सक्सेसफुली वर्क, है ना। तो एक यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइंस पर रिएक्टिव पावर सपोर्ट के लिए नहीं है, ठीक है। तो जो भी हमारी लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइंस है वहाँ पर हम इनको यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो आप इसमें ऐसे देख सकते हो कि लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइंस पर रिएक्टिव पावर सपोर्ट के लिए हमें कुछ और मेथड चाहिए, ठीक है। तो हम डिस्कस करते हैं उसी के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाती है बात अब लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन की, क्योंकि रिसीविंग एंड जो भी है सबस्टेशन जो है वहाँ पे अगर हमें वोल्टेज मैग्नीट्यूड मेंटेन करना है तो हमें कोई और मेथड चाहिए, और वो मेथड है हमारा सेकंड नंबर, सीरीज कैपेसिटर्स, ठीक है। तो सीरीज कैपेसिटर्स की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। तो शंट कैपेसिटर जो है इंस्टॉल्ड थे कहाँ पे आपके, कह सकते हो कि आपके रिसीविंग एंड पे, ठीक है। तो रिसीविंग एंड आप इसको ऐसे देख सकते थे, दिस इज R, दिस इज JX, और यहाँ पे हमने
अपना शंट कैपेसिटर बैंक लगा दिया, ठीक है, और इस तरीके से वी आर को बूस्ट मिला, ठीक है, आर जे एक्स, और ये हमारा एक्स सी है, सेंडिंग एंड वोल्टेज, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे हम शंट कैपेसिटर को देख सकते थे जो कि पैरेलल में कनेक्ट होते हैं। अब बात आती है सीरीज कैपेसिटर की, ठीक है। तो सीरीज कैपेसिटेंस बोले या सीरीज रिएक्टेंस, है ना, कैपेसिटिव रिएक्टेंस हम कनेक्ट कर रहे हैं इन जनरल। तो जो अभी हमारा डायग्राम होगा थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ठीक है, और वो दैट इज़ वेरी सिंपल एक्चुअली। तो यहाँ पे हमारे पास रेजिस्टेंस है और हमारे पास ऑलरेडी लाइन की इंडक्टेंस थी, ठीक है, एंड राइट नाउ वी हैव कनेक्टेड द कैपेसिटेंस इन सीरीज। तो इससे होगा क्या, आर जे एक्सएल एंड दिस इज जो टोटल रिएक्टेंस होगी वो एक्सएल माइनस एक्सी यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। तो ये सेंडिंग एंड है, ये रिसीविंग एंड है। तो यहाँ पर हुआ ये कि जो ओवरऑल लाइन की रिएक्टेंस थी उसमें आ गया रिडक्शन। तो नंबर 1 पॉइंट तो आपका यही है, सीरीज कैपेसिटर आप कहाँ यूज़ कर सकते हो और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। तो नंबर 1 यूज्ड फॉर वोल्टेज बूस्ट इन लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है। नंबर 2 reduces line reactance। नंबर 3, अब अगर लाइन की रिएक्टेंस रिड्यूस हो गई है तो हमने एक रिलेशन पढ़ा था ऑलरेडी, जिसमें हम पढ़ते थे कि P जो भी हमारी पावर ट्रांसफर है ना, यानी कि रियल पावर ट्रांसफर फ्रॉम द सेंडिंग एंड टू द रिसीविंग एंड, जो भी ये रियल पावर है जो सेंड करी जा रही है फ्रॉम द रिसीविंग एंड sending end to the receiving end P, it depends upon magnitude V sending end, V receiving end divided by overall reactance, है ना, साइन डेल्टा। ये ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। तो अगर लाइन की रिएक्टेंस रिड्यूस हो रही है तो P बढ़ जाता है। कहने का मतलब है कि पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी of transmission line increased, power transmission capability through the transmission line increased, ठीक है। power transfer capability of the system आप कह सकते हो, पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी सिस्टम की वो क्या हो गई, इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। कैपेसिटी कैपेबिलिटी, तो नंबर 1 हो गया कि वोल्टेज बूस्ट। और ये जो वोल्टेज बूस्ट यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं ये कैसा होता है, वोल्टेज बूस्ट आपका स्टेप वोल्टेज बूस्ट होता है, ठीक है। दिस इज द स्टेप वोल्टेज बूस्ट। ओनली यहाँ पे जो डिसएडवांटेज है वो ये डिसएडवांटेज है कि जो ये कैपेसिटिव बैंक आपने लगाया है ये एक एक्स्ट्रा आपने डिवाइस इंस्टॉल करी है और इसको प्रोटेक्शन देना पड़ता है, ठीक है। बिकॉज क्योंकि जब भी लाइन में डेंजरसली हाई करंट फ्लो करते हैं तो ये प्रोटेक्टेड डिवाइस डैमेज हो सकती है, ठीक है। तो ओनली रिक्वायरमेंट इज, यहाँ पे 4th पॉइंट आप इसको इम्पॉर्टेंट मान के यहाँ पे देख सकते हो कि स्पेशल प्रोटेक्टिव डिवाइस फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ कैपेसिटर्स, ठीक है। सो special protective devices for protection of capacitors needed। तो जो प्रोटेक्टिव डिवाइसेस हैं उसमें आप आ जाता है एक तो हाई स्पीड चेंजर्स, जो कि जब भी आपकी एबनॉर्मल
या डेंजरस हाई करंट वाली कंडीशन होगी तो इस कैपेसिटर बैंक को यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो हाई स्पीड चेंजर हमें चाहिए होगा या हाई स्पीड कॉन्ट्रैक्टर हम उसको कहते हैं, हाई स्पीड कॉन्ट्रैक्टर, जो कि फटाफट इसको डिस्कनेक्ट कर सके। ठीक है, ऑल्सो स्पार्क गैप्स, ठीक है, एंड नॉन लीनियर रजिस्टर्स। कुछ इस तरीके की जो डिवाइसेस हैं ये यहाँ पे यूज़ होती हैं फॉर द प्रोटेक्शन। ठीक है, तो ये वोल्टेज कंट्रोल में ये दो मेथड जो है वेरी कॉमन मेथड। ठीक है, दीज आर वेरी कॉमन मेथड। इसमें से फर्स्ट मेथड को कंपनसेट कर रहा है कौन, सेकंड मेथड और ट्रांसमिशन लाइन्स। ठीक है, नाउ थर्ड यहाँ पे जो मेथड हमारे पास आता है वो है आपका टैप चेंजिंग ट्रांसफॉर्मर्स। सो अभी तक जो भी पढ़ा वो क्लियर है आपको सब लोगों को? टैप चेंजिंग ट्रांसफॉर्मर जो है वो जनरली इस तरीके से इंस्टॉल किए जाते हैं कि जो भी ट्रांसफॉर्मर आपका पावर ट्रांसफॉर्मर होता है, ठीक है, जहाँ से आपकी पावर सेंड हो रही है, बीच में आपकी लाइन है, दो बस बार से आपके पास ये सेंडिंग एंड ये रिसीविंग एंड। ठीक है, और ये आपका स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। तो यहाँ पे यू आर हैविंग लोड। ठीक है, जब भी इस तरीके का सिस्टम है कि जिसमें हमारे पास दोनों तरफ ट्रांसफॉर्मर लगे होते हैं फॉर स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ऑफ द वोल्टेज। ठीक है, तो हम इन ट्रांसफॉर्मर्स में ट्रैप्स का यूज़ करते हैं एंड बाय चेंजिंग द पोजीशन ऑफ द टैप, यहाँ पे जो आप कह सकते हो कि बाय चेंजिंग द पोजीशन ऑफ द टैप्स जो पावर है, यहाँ आप कह सकते हो जो यहाँ पे रिएक्टिव पावर है एंड एट द सेम टाइम जो वोल्टेज है मैग्नीट्यूड उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, बिकॉज जब हम वोल्टेज के मैग्नीट्यूड को कंट्रोल कर लेंगे तो हम रिएक्टिव पावर को भी सिस्टम में कंट्रोल कर लेंगे। ठीक है, तो ये डायरेक्ट मेथड है जिसमें हम बाय यूजिंग टैप्स हम वोल्टेज को कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी देखते हैं हम इसको इन डिटेल हम समझेंगे कि